हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट क्लियर कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी सीडीएस एनडीए का आपका एग्जाम होने वाला है, जो 16 अप्रैल को कंडक्ट हो रहा है। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आप बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को इनमें हल भी करें, और दोस्तों साथ ही साथ में इसमें एक्सपेक्ट को आपके लिए क्लियर कराऊंगा, क्योंकि जो यूपीएससी होती है दोस्तों, यूपीएससी के अंदर जो साइंस पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप बायोलॉजी के इसमें जो भी एक्सपेक्ट है उनको आप क्लियर करके चलें, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपके लिए साइंस के कुछ, जैसे आप प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन कराए हैं जैसे बायोलॉजी के, और इसमें मैंने दोस्तों आपके लिए बॉटनी के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आपके लिए मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन कराए हैं, केमिस्ट्री के कराए हैं, पॉलिटी के कराए हैं दोस्तों, इकोनॉमिक के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, साथ ही साथ मैंने जियोग्राफी के भी आपके क्वेश्चन को कराया है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। साइंस के अंदर दोस्तों मैं आज आपके लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के आपके लिए कुछ एस्पेक्ट को क्लियर कराऊंगा जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, चाहे आप सेल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसमें मैं आपके लिए क्लियर कराऊंगा। क्योंकि सेल से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किंगडम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होता है, आरएनए डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सभी की सभी बातें दोस्तों आज इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। बस थोड़ा सा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना जीव विज्ञान का लेक्चर, की देखते हैं इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और यूपीएससी कैसे आपका पेपर बना सकती है, वो सभी बातें दोस्तों इसमें लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं जीव विज्ञान के बारे में। दोस्तों जीव विज्ञान क्या होते हैं। जीव विज्ञान का दोस्तों इसका अध्ययन जो किया जाता है, पहले तो जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, मतलब इसका जो ओरिजिनेट हुए थे कहाँ, क्या होता है। जीव विज्ञान का मतलब होता है जैसे बायोस, बायोस का मतलब होता है दोस्तों लाइफ, लाइफ यानी जीवन, और जो लोगोस यानी कि बायोलॉजी इसको कहा जाता है स्टडी, ठीक है, इसका अध्ययन यानी कि लाइफ का, जीवन का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रथम प्रयोग दोस्तों फ्रांस के अंदर किया गया था, और इसकी दो शाखाएं हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी के अंदर दोस्तों जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और वही वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी के अंदर किया जाता है। जीवों तथा पादपों पर दोस्तों किए जाने वाले अध्ययन के आधार पर जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती है, जैसे डेंड्रोलॉजी, सिविकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी और पोमोलॉजी, और जो ऑर्थिनोलॉजी है इसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ये सभी के सभी दोस्तों इनकी शाखाएं हैं, जो इनकी छोटी छोटी शाखाएं हैं कि इनमें इनको सेपरेट किया गया है कि अलग अलग प्रकार के अध्ययन में किए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इसमें किंगडम की यानी कि जगत की, कि किस प्रकार के जगत हैं हमारी पूरी पृथ्वी पर, कैसे कैसे एनिमल पाए जाते हैं और उनको किस किस आधार पर बांटा गया है। इनको बांटा गया है दोस्तों सेल के आधार पर, यानी कि कोशिका के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सी सेल होगी दोस्तों। दोस्तों सेल के आधार पर अगर मैं बात करूं, 5 प्रकार के किंगडम हैं। 5 प्रकार में कौन कौन से हैं। एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है दोस्तों फंगाई, एक है प्लांटी, एक है एनिमल्स, ठीक है। इनको दोस्तों बांटा गया है किंगडम को। अब इनको सेल के टाइप के आधार पर अगर मैं इनको बांटू तो पहली दो जो मोनेरा है दोस्तों वो है प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल दोस्तों प्रोटिस्टा है, और यूकैरियोटिक सेल ही दोस्तों फंजाई है, और वही प्लांटी है, फिर एनिमल भी दोस्तों यूकैरियोटिक सेल है। इसको दोस्तों कोशिका के प्रकार के आधार पर बांटा गया, यानी कि सेल के आधार पर बांटा गया है। वहीं अगर इसको सेल वॉल के आधार पर बांटूं तो सेल वॉल के आधार पर दोस्तों इसमें जो सेल वॉल होती है वो उपस्थित होती है, यानी कि प्रेजेंट होती है, और इसमें भी दोस्तों प्रोटिस्टा के अंदर भी उपस्थित होती है, और फंजाई के अंदर भी उपस्थित होती है, फंजाई के भी, प्लांटी के भी, और दोस्तों एनिमल के भी, ठीक है। जो एनिमल के अंदर भी होती है दोस्तों, एनिमल के अंदर ये उपस्थित होती है, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों अगर प्रजनन के आधार पर इनको बांटो तो संयुग्मन होते हैं, युग्मन होते हैं, निषेचन के आधार पर दोस्तों फंजाई करते हैं, और प्लांटी होते हैं वो भी निषेचन के आधार पर संयुग्मन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और जो दोस्तों एनिमिलिया होते हैं यानी कि एनिमल होते हैं वो करते हैं निषेचन के आधार पर, ठीक है। इनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इनका उदाहरण कौन कौन से हैं आपने देखा होगा दोस्तों, ये उदाहरण कौन कौन से होते हैं। मोनेरा के अंदर दोस्तों जीवाणु आते हैं, जैसे नीलहरित है, शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा है तथा साइनोबैक्टीरिया है। वहीं प्रोटिस्टा के अंदर दोस्तों एक कोशिके आते हैं, जैसे सेवाल है, डाइटम है, प्रोटोजोआ है। फंजाई के अंदर दोस्तों इसमें परपोसी तथा मृत जीवी होते हैं जो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। प्लांटी के अंदर दोस्तों जैसे क्लोरोफिल है, पौधे हैं, सेवाल हैं, वो सभी शामिल होते हैं। एनिमिलिया के अंदर दोस्तों हम आते हैं, जैसे स्तनधारी जो भी जीव होगा, जलीय जंतु होंगे, सरीसृप होंगे, हाइड्रा होंगे, पक्षी होंगे, उभयचर होंगे, ये सभी के सभी दोस्तों एनिमिलिया के अंतर आते हैं। इनके उपवर्ग भी होते हैं, यानी कि इनको सब कैटेगराइज भी किया गया है, इनको छोटी कैटेगरी में भी आधार पर बांटा गया है।
मोनेरा के अंदर दोस्तों जैसे बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, और वहीं प्रोटिस्टा के अंदर दोस्तों क्रायोफाइटा है और डायनोफ्लेटिजिटा है और यूग्रेनाइड है। ये सभी के सभी दोस्तों प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर दोस्तों एक उदाहरण आपको और दे देता हूं, प्रोटिस्टा के अंदर ही मच्छर आते हैं जो आप देखते होंगे, ठीक है। और फंजाई के अंदर दोस्तों एक सब कैटेगरी के अंदर फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, और ये दोस्तों ये सब आते हैं फंजाई के अंदर। और प्लांटी के अंदर दोस्तों जैसे थैलेफाइट है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। एनिमिलिया के अंदर दोस्तों पेलीफेरा है, सेंटिलेंटा है, और नेमिलेटा है, एनिलेटा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का। ये सभी के सभी दोस्तों ये किंगडम है। किंगडम के आधार पर इनको बांटा गया है। पूरी पृथ्वी के अंदर दोस्तों जैसा भी कोई भी जगत में जंतु जगत होगा, कोई भी किस प्रकार का किंगडम होगा, वो इस आधार पर ही बांटा जाएगा। इनको ध्यान रखना है। अब सेल के आधार पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उनको बांटा गया है, यूकेरोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। सेल दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। आपको जानना होगा कि सेल कौन सी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोस्तों इसके अंदर केंद्रक होता है जो इसके अविकसित होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, जिसको मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल की, ठीक है। इनको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों केंद्रक और कला केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इस कोशिकाओं में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। किसके अंदर दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और हिस्टोन तथा प्रोटीन का निर्माण का अभाव होता है। वहीं दोस्तों अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूं, जिसको आप मानव की सेल की भी कह सकते हैं, जो यूकेरियोटिक सेल होती है दोस्तों, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो केंद्रक कला होती है और केंद्रक यानी कि केंद्रक होता है, दोनों उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ आता है और प्रोटीन हिस्टोन उपस्थित होते हैं। इसमें कई गुणसूत्र पाए जाते हैं, सभी कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों, जो हमारे जो मानव शरीर की सेल है, ये यूकेरियोटिक सेल को कहा जाता है, ठीक है। ये तो है दोस्तों सेल के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन, ठीक। अब अगले तरफ की चलते हैं दोस्तों। ये है सेल, प्लांट की सेल है और एनिमल की यानी कि मानव की और पादप की सेल है। इनको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सेल एनिमल की सेल है और ये प्लांट की सेल है। इनमें जो जो चीज सेम है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज अलग होती है यही यूपीएससी सवाल पूछती है आपसे, कि जो चीज जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। जैसे जो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में अंदर पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। जैसे सेंट्रोइड है और लाइसोसोम है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इनको डिफरेंशिएट करना है। ये दोस्तों प्लांट सेल है और ये है दोस्तों अलग जो एनिमल सेल के अंदर इसमें जो कि मौजूद नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगेन आपको एक और बात बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा आपसे यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, कभी ना कभी हमेशा से ही पूछे गए हैं। सेल से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब दोस्तों लाइसोसोम के बारे में आप जानते होंगे, यह गोल्जी इकाई से निर्मित होने वाला एक प्रकार का कोशिकीय अंग है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के जैसे अपघटनीय एंजाइम जैसे लाइपेज, जो पेटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो उपस्थित होते हैं, ठीक। और जैसे दोस्तों एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों खोखली एक बेलाकार होती है, जिसमें बाह्य झिल्ली चिकनी व भीतरी झिल्ली होती है, जैसे उंगली नुमा क्रिस्टे बनी होती है। इसका मुख्य कार्य उत्पादन क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों सेल के अंदर ऊर्जा का भी एक पावर हाउस होता है, जिसको आप बिजली का घर भी कह देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है, ठीक है। इसको कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में भी उत्पादित की जाती है। लवक यानी कि प्लास्टिसाइड जो दोस्तों दोहरी और झिल्ली युक्त संरचना होती है, जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णों के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं और अवर्णी लवक होते हैं। हरित लवक में दोस्तों पर्णहरित वर्ग जैसे यानी कि क्लोरोफिल होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। वर्णी लवक में प्रोटीन होता है, जो जलूल मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं डीएनए के और आरएनए की। डीएनए और आरएनए के बीच की अगर मैं तुलना करूं तो दोस्तों इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए की जो अधिकांश मात्रा होती है वो केंद्रक में उपस्थित होती है, किंतु इसकी मात्रा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में उपस्थित होती है, ठीक है। मूल रूप से दोस्तों डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन का बना होता है, शुगर का और फास्फोरिक अम्ल आदि से मिलकर बना होता है। आपने सुना होगा दोस्तों, जो डीएनए का जो उपयोग किया जाता है किसी की भी अनुवांशिक चीजों को पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे डीएनए का आपने किसी का आपने मतलब हमारे जो पूर्वज रहे उनके आधार पर हम डीएनए को चेक करते हैं कि उनकी आयु कितनी थी, और किस आधार पर हम मतलब अलग अलग जगत में अलग अलग प्रकार के हम जो जीव पाए जाते हैं उनको डीएनए के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। आरएनए के अंदर दोस्तों सामान्य रूप से गैर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इनको पाया जाता है। इसमें रोटोवायरस होते हैं और कुंडलित होते हैं, जबकि डीएनए के त्रिकुंडलित संरचना होती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो मैसेंजर के और ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए के अंदर दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जो अक्षर होते हैं एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, ये दोस्तों आरएनए के भी अंदर
अंदर होते हैं और डीएनए के अंदर भी होते हैं। दोस्तों जो शुगर पाया जाता है जो डीआरएक्स होती है वो डीएनए के अंदर, और राइबोस होता है दोस्तों वो आरएनए के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इनका जो यूज होता है, कार्य होता है, डीएनए का जो कार्य होता है आनुवांशिक आधार पर उनका सूचनाओं का हस्तांतरण होता है। वही दोस्तों आरएनए का जो हस्तांतरण होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन आरएनए के बारे में और डीएनए के बारे में आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है। कोशिका का विभाजन करते हैं दोस्तों। अब कोशिका दोस्तों किस प्रकार की होती है? कोशिका दोस्तों दो प्रकार के विभाजन कहते हैं, जैसे तो एक तो मियोसिस होता है, एक मिटियोसिस होता है। यानी कि अर्धसूत्री होता है विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन दोस्तों सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामान्यतः कोशिका दोस्तों दो प्रकार की होती है, समसूत्री कोशिका और विभाजन एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, मैंने आपको बताया मियोसिस और मिटियोसिस। ठीक दोस्तों, समसूत्री विभाजन कोशिका के अंदर जैसे इंटरफेरेस और करियोकाइनेस और साइटोकाइनेस होते हैं, और इसके अंदर दोस्तों क्या होते हैं? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था होती है। ठीक, समसूत्री के अंदर दोस्तों अगर इनमें डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं इनमें अलग अलग इनकी इनकी जो विशेषताएं हैं इनके बारे में बताऊं तो समसूत्री के अंदर यानी कि मिटियोसिस के अंदर दोस्तों यह कायी कोशिका होती है, इसके फलस्वरूप जीवधारी में वृद्धि की मरम्मत होती रहती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर दोस्तों ये जनन कोशिका होती है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों जो गेटिकस बनते हैं उसमें निषेचन में भाग लेते हैं। केंद्रक में दोस्तों एक ही विभाजन होता है, किंतु गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कोशिका में समान रहती है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। केंद्रक में दोस्तों दो प्रकार का विभाजन होता है, जैसे सतह के आधार पर और गुणसूत्रों की संख्या के पैतृक जो कोशिका होती है उनमें आधी रह जाती है। इसमें दोस्तों एक इस विभाजन होता है पूर्वावस्था जो अपेक्षाकृत सरल व कम अवधि के लिए होती है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, ये दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के आधार पर भी सेलों का विभाजन यानी कि कोशिका का विभाजन किया जाता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको मैं बता देता हूं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है दोस्तों वो कोशिका का जो श्वसन केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। केंद्रिका झिल्ली मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको इसमें डिफरेंशिएट किया था दोस्तों, ये सब चीजें बताई थी इसमें सेल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टिश्यू की बात करता हूं दोस्तों। इसमें टिश्यू क्या होते हैं दोस्तों? टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल ऊतक, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मस्कुलर होता है, एक नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कहां पर पाया जाता है? जो हमारे मांसपेशी होती हैं वहां पर ये मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जिसको आप पेशी ऊतक भी कह देते हैं। और दोस्तों संयोजी ऊतक जैसे आप देख सकते हैं, जो जोड़ होते हैं ना दोस्तों, वहां पर ये संयोजी गुंबद जैसे लिगामेंट होते हैं, इसके भी सब आकार होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू दोस्तों शरीर के बाह्य आवरण का रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपकी जो खाल होती है ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर यानी कि उपकला टिश्यू होता है। ठीक, उदाहरण के शरीर के बाहर की जो त्वचा होती है, शरीर के अंदर जो म्यूकोसस मेम्ब्रेन और जो पेरिटोनियम होता है, या आदि दोस्तों उपकला ऊतक का जो होता है इसका उदाहरण होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, यह आपको ध्यान रखनी है, और इसी बाहरी परत को मृत होती है। त्वचा की दोस्तों अघुलनशील प्रोटीन और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण मृत हो जाती है। कैरोटीन प्रोटीन मुख्य रूप से दोस्तों नाखून, सींग, खुर और ऊन आदि में पाया जाता है। त्वचा के रंग का निर्धारण दोस्तों डमिस में पाए जाने वाले मैग्लिन प्रोटीन के कारण होता है। अब अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं दोस्तों, ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनका दोस्तों संयोजी दो से अधिक अंगों के अथवा जो जोड़ने के कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजी ऊतक, वसा ऊतक यानी कि एडिपोज टिश्यू और टेंडन ऊतक। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर कि जो टिश्यू होते हैं वो किस प्रकार से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लिगामेंट टिश्यू दोस्तों और रक्त संयोजी यानी कि ब्लड सिटी, लासिका, लिम्फ या अस्थि बोन टिश्यू, ये सभी के सभी दोस्तों आते हैं संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर। सामान्य संयोजी ऊतक दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वसा संयोजी होता है, सामान्य संयोजी ऊतक जो जब अधिक मात्रा में वसा का संग्रहण हो जाता है तो इसे वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। और जो टेंडन संयोजी ऊतक होते हैं दोस्तों मांसपेशी जो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट दोस्तों अस्थियों की जो अस्थियां होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। रक्त संयोजी यानी कि ब्लड टिश्यू दोस्तों सरल संयोजी ऊतक होते हैं जिनका पीएच मान 7.4 होता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये इस प्रकार के टिश्यू होते हैं। अगर मैं पेशी या मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो दोस्तों
मस्कुलर तो का दोस्तों मुख्य क्या कार्य क्या होता है? संकुचन द्वारा शरीर के अंगों में गति प्रदान करना, और इसमें गतिशीलता और संकुचन यानी कि इनको एक्टिन करना और इनको मायोसिन करना। ठीक है, ये इस प्रकार का कार्य पेशी ऊतक का होता है। पेशी ऊतक के दोस्तों प्रकार होते हैं, जैसे कंकाल के अंदर पेशी ऊतक होता है और निश्चयक पेशी होती है। जैसे आप जो कंकाल, हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर दोनों सिरों पर शरीर की हड्डियों में जुड़ी रहती है, कंकालीय अंगों में गति के लिए उत्तरदायी होता है, इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। प्रोटीन से कई स्तरों के लिए दोस्तों पाए जाते हैं, जैसे रेकिल पेशी भी कहा जाता है। ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में भी रहते हैं, जिसको आप जो होते हैं दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको नेरुलर टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू भी आप इसको कहते हैं, तंत्रिका ऊतक। इसमें दोस्तों ये तंत्रिका एक विशेष प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसकी जो यूनिट होती है यानी कि न्यूरॉन भी कह देते हैं। ये कोशिका बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होते हैं, इनकी उत्तेजना शीघ्रता से बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकदम से पहुंच जाती है। जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिका, सभी तंत्रिका दोस्तों ऊतकों से बनी होती है। इस न्यूरॉन में दोस्तों एक लंबा प्रवर्धक होता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे एनिमल टिश्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से टिश्यू कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें मैं बात करता हूं पोषण की यानी कि न्यूट्रिशन की। दोस्तों लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आज इसमें कुछ ही एक्सपेक्ट आपसे क्लियर करूंगा, जिससे कि आने वाले समय में कुछ और जो भी चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी वो सभी के सभी डिस्कस कर लूंगा। अब दोस्तों इसमें पोषण के बारे में यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ। सजीवों द्वारा दोस्तों भोजन ग्रहण करने पोषक तत्वों की भी प्राप्त करने की विधि पोषण कहलाती है। खाद्य पदार्थ के आधार पर दोस्तों पोषण को दो प्रकार में बांटा गया है, स्वपोषी या परपोषी। स्वपोषी का मतलब दोस्तों वो होता है जो आप खुद से बना रहे हैं, लेकिन परपोषी आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, उनको कहा जाता है। जीवों में दोस्तों पोषण सभी के आवश्यक पोषक तत्वों का अधिकरण है, जो जीव की वृद्धि, विकास, रखरखाव, सभी जीव के प्रकारों के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है, पोषण कहलाता है। सिंपल सी बात है। और भोजन के दोस्तों अवयव कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज होता है, विटामिन होता है, जल होता है, रेशे होते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों भोजन के अवयव होते हैं जो आपको मिलने बहुत जरूरी हैं। अगर आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो आपको ये सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल और रेशे, ये सब चीजें मिलने आपको जरूरी हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की सहायक होता है। इसके अंदर जो स्रोत होते हैं जैसे शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, चावल, आम, मक्का, गेहूं, चावल, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। और प्रोटीन के अंदर दोस्तों शरीर में जो वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है, पादप जंतु स्रोतों में प्राप्त होते हैं, जैसे मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, ये सभी के सभी दोस्तों प्रोटीन पाए जाते हैं। वसा के अंदर जैसे दूध, घी, पनीर, अंडा, ये सभी के सभी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ खनिज भी तत्व होते हैं जो प्रकृति से पाए जाते हैं, हमें जो प्रकृति के अंदर होते हैं, वैसे ही खनिज दोस्तों हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। जैसे कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, गंधक होता है, पोटेशियम होता है। और दोस्तों इसमें कुछ और खनिज होते हैं जैसे क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, फ्लोरीन भी पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। ये कहाँ कहाँ से स्रोत होते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ से हम इनको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं? जैसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फल, पत्तियां, अनाज, और जैसे अंडे, मछली, ये सभी के सभी दोस्तों कैल्शियम के स्रोत होते हैं। इनका महत्व क्या होता है दोस्तों? हड्डियों को मजबूत रखना और रुधिर का स्पंदन करना, तंत्रिकाओं की पेशियों का कार्य होता है। और इनकी कमी से क्या रोग होता है दोस्तों? दांत की हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं और शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक, फास्फोरस के अंदर दोस्तों दूध, मांस, जो अंडे होते हैं और मछली होते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो इसका महत्व होता है, जैसे दांतों और हड्डियों की रचना और एटीपी, डीएनए आदि का जो घटक होता है उसको संतुलन बनाए रखना। कमी कौन सी होगी? अगर ये चीज नहीं खाएंगे तो कमी कौन सी हो जाएगी? दांत व हड्डियां कमजोर, शरीर की वृद्धि उनकी रुक जाएगी। गंधक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो मांस होता है, पनीर होता है, मछली होता है, सेम होता है, ये गंधक का, जो हमारे शरीर की गंधक की पूर्ति होती है वो करती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से दोस्तों प्रोटीन अपचय की गड़बड़ियां हो जाती हैं। और प्रोटीन जो पोटेशियम होता है दोस्तों, उसके दोस्तों दूध है ना, दूध एक सारा का सारा आपकी सारी चीजों को पूरी कर देता है, अगर आप दूध नियमित टाइम पर अपने शरीर के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं तो। अगर आप दूध अच्छे से टाइम पर पी रहे हैं तो आपकी जितने भी खनिज होते हैं या मिनरल्स होते हैं, जितने भी दोस्तों प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो सभी की सभी चीज़ों को दूध ही आपकी पूरा कर देता है, अगर आप दूध सही तरीके से ले रहे हैं तो। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको उनको ध्यान रखनी है जो मैं आपसे बता रहा हूँ दोस्तों। ये सब बातें मैंने विटामिन ये आप लिखी हुई हैं, विटामिन ए, के, डी, सी और B12, B9, B7, B6, B3, B5, ये सभी के सभी दोस्तों विटामिन है। अगर आप इनके नाम को भी लगा लेते हैं, अगर नाम भी आपको चाहिए तो नाम भी इसमें देख सकते हैं। B1 का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है थाइमिन, B2 का नाम होता है दोस्तों राइबोफ्लेविन। और इनके जो स्रोत होते हैं थाइमिन के अंदर दोस्तों अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस होते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। बेसिक सी नॉलेज है दोस्तों,
दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनका दोस्तों, और B3 का दोस्तों नाम होता है निकोटिनिक अम्ल, और B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक, और पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, H का नाम होता है, B12 का नाम दोस्तों साइनोकार्बिन होता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है दोस्तों वो C होता है, ठीक है। इनके स्रोत अलग अलग होते हैं, जैसे दूध तो मैंने आपको बताया ही है। दूध अगर दोस्तों कहीं पे भी दिखे तो आपको सारे के सारे अवयवों में, सारे के सारे प्रोटीन में दूध जरूर मिलेगा, ठीक। दोस्तों जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको भी ध्यान रख लेते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको भी अलग अलग रखा गया है। वसा में घुलनशील दोस्तों A, D, E, K, ये सभी के सभी जो प्रोटीन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जो दोस्तों बाकी रह गए B1, B2, B3, B12 तक मिस और C, ये पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। मानव शरीर के तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। शरीर के लिए दोस्तों आवश्यक जटिल पोषक पदार्थों के अवशोषण योग्य जो परिवर्तित करने की जो पाचन होते हैं, जैसे शरीर के अंदर दो पाचन क्रिया होती है, रासायनिक विधियां होती हैं, इनको दोस्तों उनको अच्छे से कंज्यूम करने के लिए पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है दोस्तों दो भागों से मिलकर बना होता है, एक आहारनाल, एक सहायक ग्रंथियां। दंत विन्यास दोस्तों, दंत जो दांत होते हैं हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और जो स्तनियां होती हैं मनुष्य के दांत के, जैसे 4 प्रकार के होते हैं, विषम दंती होते हैं और ग्रंथ दंती होते हैं, ये सभी के सभी दोस्तों इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे जो मानव वयस्क होता है उसमें ऊपर नीचे के दांत अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बच्चा होता है उसमें कम दांत होते हैं, बचपन में तो कोई इतने दांत नहीं, जो मानव हो जाता है वो 32 दांत के पूरे पूरे उसके अंदर मुंह के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। लाल ग्रंथि के बारे में बात करता हूं दोस्तों, मुख गुहा में जो पाचन होता है यह जल H2O और म्यूकस से मिलकर बना होता है। लार ग्रंथि जोनसी मैं आपको बता रहा हूं, जो खाद्य पदार्थ को चिकना बनाने का कार्य करता है। इसकी जो लवणता होती है, इसके जो पीएच होता है, यह आपसे पूछा जाता है 6.8 से लेकर 7.2 के बीच होता है। इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। वसा के पाचन और जीवाणु को मारने में ये सहायक होते हैं, कौन कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। दोस्तों दो प्रकार के मैंने आपको एंजाइम बताए जो हमारी लार में पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन, ठीक है। और दोस्तों जल जो होता है इस पर सिर और चिपचिपे श्लेष का मिश्रण होता है। जो लार ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आप ग्रासलानी होती है, अमाशया होता है। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपका जो ग्रासलानी होती है, जैसे फेरेंक्स होती है, यहाँ से आपका पाचन क्रिया स्टार्ट होती है और पूरे के पूरे दोस्तों जब स्टोमिच में जाती है, फिर दोस्तों पैनक्रियाज में होकर जाती है, लीवर में, फिर उसके बाद जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि हमारी जो लाल नली है, इसके माध्यम से होकर फिर बाद में छोटी आंत में और फिर बाद में बड़ी आंत में जाकर वो मल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो ये दोस्तों इनके कार्य हैं, इनको ध्यान रखना है। छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत की दीवारों में जो असिक रस होता है उसके स्रवण से निम्न एंजाइम होते हैं, जैसे डाइपेप्टाइड, माल्टेज, लैक्टोज, ये सुक्रोज आदि होते हैं, ठीक है। बड़ी आंत के अंदर दोस्तों, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी और किंतु लंबाई में छोटी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे कैक्यूम यानी कि उंडुक, और जो वृद्ध दांत यानी कि कोलन, और मलाशय यानी कि रेक्टम। बड़ी आंत में पाचन दोस्तों, बड़ी आंत में कोई भी महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना है। बड़ी आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण करती है और श्लेष उनका प्रभाव करती है। अपचित दोस्तों जो पदार्थ कण होते हैं उनको चिपकाने के स्नेह होने के कारण इनका बाह्य निकास आसान होता है। तो ये सभी की सभी बातें हैं दोस्तों। और ये जो हमारे पाचन तंत्र है उसे यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब पाचन क्रिया के जो भाग लेने वाले जो प्रमुख अंग है, जैसे यकृत है, लीवर जिसको आप कह देते हैं, ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पाचन क्रिया में इसका प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रवण नहीं होता है। इसमें दोस्तों एक बाइल जूस होता है जो इसका श्रवण करता है, इसके माध्यम से दोस्तों क्या करता है, वो वसा का इम्लीकरण यानी कि इसका कार्य किया जाता है, यानी कि इम्यूलिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। यह प्रोटीन के उपापचय के सक्रिय रूप में भाग लेते हैं और ये प्रोटीन के जो विघटन के पश्चात इनकी जो अमोनिया होती है और यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत का ये इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों। इसके अंदर कौन सा जूस पाया जाता है, वो बाइल जूस होता है, ठीक है। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें पित्त बाइल पित्ताशय में जमा होता है और जो पित्ताशय की जो नलियां होती हैं यकृत की नलिकाओं के साथ मिलकर एक पित्तवाहिनी यानी कि बुल डक्ट का निर्माण करती है। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें पित्तवर्णक और विलेनुरिक और जो बिलीवर्डिन होता है वे आदि पाए जाते हैं। ये भोजन के लिए दोस्तों हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसका कार्य है दोस्तों, गॉल ब्लैडर का। कहां पर है दोस्तों गॉल ब्लैडर,
ये है दोस्तों गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये इसका कार्य मैंने आपको बताया है, लीवर का कार्य बताया है। इसमें कौन सा जूस पाया जाता है दोस्तों? बाइल जूस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ग्रंथि जो एंजाइम और लार, ये सभी के सभी दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपके आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आपके लिए ध्यान में ये भी रखना होता है कि आपके लिए लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। इस वजह से दोस्तों लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले समय में दोस्तों एंजाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, श्वसन क्रिया के बारे में यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है हमारे शरीर के अंदर, और हमारे जो किडनी होती है वो किस प्रकार से वर्क करके, सभी की सभी बातें दोस्तों आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए भी इसमें आगे के लिए उसको उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।